जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक पढ़ेंगे। हमने पिछले अपने वीडियो में चैप्टर 1 और 2 अच्छे से समाप्त कर दिया। हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। उसी तरह से हम लोग लगातार एनसीईआरटी सीरीज़ में आज चैप्टर 3 को समाप्त करेंगे और पूरे चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़कर उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछने वाला एक बीपीएससी में या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सारे प्रश्नों को हम जिक्र करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका मदद मिल सके। इसी तरह से हम अगले सीरीज़ में भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी एक एक चैप्टर क्लास 6 to 12 तक हम लाएंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आइए हम लोग आज की चैप्टर की शुरुआत करते हैं तंतु से वस्त्र तक। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं, कुछ संश्लेषित कृत्रिम हैं। संश्लेषित मतलब कृत्रिम, जो बनाए हुए को कृत्रिम कहते हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा बेडशीट, बिस्तर पर बिछने का चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलियाँ और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों को पहचान सूती, ऊनी, रेशम अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता। हम लोग देखते हैं कि वस्त्रों में विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं। सूती कपड़ा, ऊनी, टेरिकॉटन, नायलॉन, सभी प्रकार के वस्त्रें हमें दिखाई देती। वही कह रहा है कि वस्त्रों में विविधता क्रियाकलाप है। अपने पास की किसी भी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बने होते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। क्रियाकलाप 2 है। क्रियाकलाप में हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे इसमें कि जो तंतु। आइए अब तंतु के बारे में जानते हैं कि तंतु क्या होता है। किसी सूती कपड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े को एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लाड़ियों में विखंडित हो गया है? देखिए, तागा है, पतले तंतुओं में विखंडित करना है। सुई में तागे को पिरोने
का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे की सुई को नोक से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अत्यधिक पतली लड़ियों में से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी अंग आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्र सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होने इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। देखिए एग्जाम में पूछता है कि प्राकृतिक तंतु इनमें से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वस्त्र जो सूती, जूट, रेशम तथा ऊनी तंतु पादप जंतुओं से प्राप्त होने इन्हें प्राकृतिक तंतु। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट पादप से प्राप्त होते हैं और कुछ जंतु से प्राप्त होते हैं, जिसमें सूती, जूट, रेशमी तथा ऊन के तंतु पादप तथा होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशम तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि रेशम तंतु किससे खींचा जाता है, तो कोकून से। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसी रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, जिन्हें मशीनों द्वारा बनाया जाता है, उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। देखिए संश्लिष्ट पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण है। कुछ पादप तंतु। आइए पादप तंतु की पादप से कौन से तंतु प्राप्त करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किए? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतु से बना है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। रुई को खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा आवश्यकता होती है, तो काली मृदा और जलवायु वहाँ का उष्ण होता है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप का फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप का होता है, गोल गोल होता है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में कपास की खेती की जाती है। हम आपको बता देना चाहते हैं, जो इसमें अभी नहीं दिया है। इस समय खेत कपास के परिफूलों रेओं से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया। श्वेत होता है फूल के जैसा कपास की खेती होती है। देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कपास पादप का खेत। साधारणतः इन कपास बलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, हाथ से द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास कौटना कहते हैं। ये क्वेश्चन अब पूछ सकता है बीपीएससी ट्री में कि कपास किस विधि द्वारा निकाला जाता है, तो ओटना विधि द्वारा। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है, हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। देखिए किस तरह से कपास को ओटा जा रहा है। जूट पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। जूट को किससे प्राप्त किया जाता है, तो तना से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन का प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में
उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों को तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रख देते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं के हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसे कैसे किया जाता है? पटसन पद आगे हम लोग देखिए, सूती तागे की कताई, ये क्रियाकलाप है कि किस तरीके से हम लोग सूती तागे का कताई करते हैं। देखिए, कताई के लिए रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कताई कहता है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्त चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहचानने तथा ब्रिटेन के मिलों में बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बृहद पैमानों पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। कताई का पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागों से वस्त्र, हम लोग तागों से किस तरीके से वस्त्र को बनाते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ हैं। इनमें दो प्रमुख विधियाँ बुनाई तथा बंधाई हैं। ये बुनाई के बारे में पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनाने की प्रयास करते हैं। ये क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में हम आगे पढ़ेंगे। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे में या तो हस्त प्रचलित होता है अथवा विद्युत प्रचलित है। एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या कभी अपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के लिए टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मेज के किसी तागे को खींच कर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधरता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विधि वस्त्रों को बनाने में होता है। यह पढ़ते हैं वस्त्र सामग्री के इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्ष के छाल, बड़ा बड़ा पत्तियों तथा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने में के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाई तथा डालियाँ टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं को ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक प्रकार का पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता
आता था, उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों के वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। इसलिए सिलाई की सुई को आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों को सिलाई करके पहनने के कपड़े को तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु यह आश्चर्यजनक बात है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियों को बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों में पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। आपका चैप्टर 3 समाप्त हो गया। आइए देख लेते हैं इसका सारांश। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशम, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु ये तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर और कुछ संश्लिष्ट तंतु को उदाहरण है। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। अब इसमें से क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित तंतु को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में भी वर्गीकृत कीजिए। इसमें नायलॉन, पॉलिस्टर ये क्या हो गया, संश्लिष्ट हो गया, और ऊन, रुई, रेशम, पटसन प्राकृतिक हो गए। सत्य और असत्य की पहचान करना है। तंतुओं से तागा बनता है, सही है। कताई वस्त्र निर्माण एक प्रक्रिया, सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, गलत है। रुई से बिनौले बीज हटाने प्रक्रिया कोटना कहते हैं, सही है। तागों से बुनाई वस्त्र एक टुकड़ा बनता है, सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, सही है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, गलत है। पॉलिस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है। फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो तंतु से प्राप्त किए जाते हैं, पादप तंतु से जूट और रेशम पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन जंतु तंतु से प्राप्त हुई तथा अब ये क्वेश्चन है। इस प्रकार आप लोग का चैप्टर 3 खत्म हो गया। अब अगले सीरीज में हम चैप्टर 4 लेकर आएंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को इसकी मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।